नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमने आपके लिए संस्कृत ड्रामा से संबंधित कई लेक्चर्स अभी तक आयोजित कर किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इन लेक्चर्स से लाभ प्राप्त करेंगे। बताना चाहेंगे आज भी हम संस्कृत ड्रामा पर ही चर्चा करेंगे। आज हम खास तौर पर जो संस्कृत ड्रामा के एसेंशियल्स होते हैं, यानी कि वो खास बातें जो जाननी ज़रूरी हैं किसी भी ड्रामा की रचना करते वक्त या फिर किसी ड्रामा को स्टेज पर रचते वक्त, वो क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से ये आपको पठन पाठन की उचित सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो मित्रों, आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का और उन एसेंशियल्स को जानने की कोशिश करते हैं जो संस्कृत ड्रामा को रचते वक्त ध्यान में रखी जाती हैं। तो डॉक्टर पंकज मिश्र, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, संस्कृत ड्रामा की हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है, उसकी यह तीसरी श्रृंखला है। पिछली श्रृंखला में हमने टाइप्स एंड एसेंशियल्स, यूँ कहें कि नाटकों के प्रकार, रूपकों के प्रकार और उन रूपकों के कुछ जो अनिवार्य तत्व कह लें या अनिवार्य अंग हैं, उनकी हमने चर्चा की थी। चर्चा लंबी चली थी और कई सारे ऐसे विषय थे जो उसमें छूट गए थे। उसी की पूर्णता के लिए आज की यह श्रृंखला है। हम सबसे पहले इसमें प्रकरण के विषय में जान लें। पिछली श्रृंखला में नाटक के विषय में जाना था, हम प्रकरण को जान लेते हैं, क्योंकि रूपक की एक दूसरी और सर्वप्रसिद्ध विधा प्रकरण है। जिस प्रकरण को लेकर के कई प्रकार की चिंता रहती है, कई प्रकार की जिज्ञासा रहती है कि प्रकरण है क्या, प्रकरण होता कैसे है, प्रकरण क्यों नाटक से भिन्न है और कौन कौन से ऐसे प्रमुख प्रकरण हैं जिसने संस्कृत साहित्य को प्रभावित किया है। तो हम उसके विषय में अभी जानते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि रूपक की 10 विधाएं हैं। उन 10 विधाओं में दूसरी विधा प्रकरण है। सामान्य रूप से प्रकरण की जब चर्चा आती है तो प्रकरण नाम सुनते ही 10 अंकात्मक एक विशाल नाटक का स्वरूप हमारे मन में उभरता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि प्रकरण में 10 अंक होते हैं। यह कवि कल्पित होता है। कवि कल्पित से तात्पर्य हम यूं समझ लें, आपके सामने प्रकरण से संबद्ध जो कुछ 5 विशेषताएं हैं वो यहाँ पे रखा है और इसी की व्याख्या हम करेंगे, जिसके माध्यम से जानेंगे कि प्रकरण क्या है। सर्वप्रथम जानते हैं प्रकरण कवि कल्पित होता है। कवि कल्पित से तात्पर्य क्या कि एक प्रतिमान स्थापित था कि नाटक हों या काव्य हों, उनका सोर्स, उनका स्रोत या उनकी उपजीव्यता जो है कहाँ से हम लेते हैं। तो इस पर कहते हैं कि रामायण, महाभारत और पुराणों पर जो विकसित कथानक होता है उसको आधार बना करके लिखा जाने वाला जो नाटक है वो नाटक लिखा जाता है। लेकिन प्रकरण के साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसे कि रामायण, महाभारत या पुराण आदि से उसकी कथा ली जाए। प्रकरण विशुद्ध रूप से कवि कल्पित होता है। लोक, समाज, परंपरा आदि को देखते हुए, सभ्यता, संस्कृति को देखते हुए वे उसमें ऐसी रचना करते हैं, कथानक की रचना करते हैं। इसका नायक धीर प्रशांत होता है। इससे पूर्व हमने देखा कि जो नाटकों के नायक होते हैं वो या तो धीर ललित होते हैं या धीरोदात्त होते हैं या धीरोद्धत होते हैं, लेकिन प्रकरण के नायक धीर प्रशांत होते हैं। हमने अभी एक भी प्रकरण का नाम नहीं लिया और ना ही उनके उदाहरण के साथ उसका मिलान किया है, लेकिन एक एक करके हम इसके उदाहरण को भी जानेंगे। तीसरी विशेषता है कि यदि नायिका की दृष्टि से देखें तो इसमें नायिका भी जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की नायिकाएं होती है और सामान्यतया ये नायिकाएं मुग्धा कोटि की नहीं होती, ये प्रौढ़ा कोटि की नायिकाएं होती है। एक और कि ये स्वकीया कोटि की नायिकाएं नहीं होती, ये परकीया कोटि की नायिकाएं सामान्यतया होती हैं। ये 3 प्रकार की नायिकाएं हो सकती हैं। ये कुलजा हो सकती हैं, अर्थात श्रेष्ठ कुलोत्पन्न हो सकती हैं। ये
गणिका हो सकती हैं। गणिका आदि जानते हैं कि लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य गान आदि में निपुण होती थी, तो ऐसी कोई नारी इनकी नायिका हो सकती हैं, या उभयनिष्ठ हो सकती हैं, कुलजा भी हो सकती हैं या गणिका भी हो सकती हैं। श्रृंगार प्रधान यह नाटक होता है, इसे भी ध्यान रखना है कि यह नाटक श्रृंगार प्रधान होता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकरण का जो अंगी रस है वह श्रृंगार होगा। अब हम उदाहरण लें। हमने पिछली चर्चा में 3 या 4 के उदाहरण लिए थे, जिसमें सर्वप्रमुख उदाहरण जो है वो मृच्छकटिकम है। महाकवि शूद्र का विरचित मृच्छकटिकम नाटक अपने समाज का एक कह सकते हैं कि सच्चा चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है। इसका नायक चारुदत्त है, नायिका वसंत सेना है। तो चारुदत्त भी एक और कि इसका जो धीर प्रशांत, जब नायक की बात हमने कही तो धीर प्रशांत से तात्पर्य क्या है इसे भी समझ लेना चाहिए कि ये या तो मंत्री होगा या ब्राह्मण होगा या वैश्य होगा, जिसे हम व्यापारी कहते हैं। अर्थात कोई बहुत ही दिव्य पुरुष इसका नायक नहीं होगा। मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त एक गरीब ब्राह्मण है। यहाँ पर एक भेद भी है, एक शंका भी है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि चारुदत्त वैश्य है। हमारे लिए ये अभी आवश्यक नहीं है कि यह विवेचन करे कि यह वैश्य है या ब्राह्मण है, लेकिन स्वाभाविक रूप से यह दिव्य नहीं है। तो चारुदत्त उसका नायक है और नायिका वसंत सेना है, जो गणिका है और अपने समय के, अपने काल की ये बहुत ही बड़ी और धनाढ्य गणिका है, सर्वगुण संपन्न गणिका है। श्रृंगार प्रधान है, चूंकि चारुदत्त और वसंत सेना का प्रणय इस पूरे नाटक की आधिकारिक कथा है, लेकिन प्रासंगिक कथा के रूप में उसमें जुड़ती चली जाती है सत्ता परिवर्तन, जहाँ पर कि उच्च और निम्न के मध्य एक संघर्ष दिखता है और वहाँ पर वर्णगत वैषम्य को दूर करते हुए निम्न वर्ग को राजा और उच्च वर्ग को पदच्युत किया जाता है। तो ये मृच्छकटिकम नाटक है और हमने इसके विषय में सूचना भी दी। इसी के आधार पर कालांतर में एक नाटक, एक सिनेमा बना बॉलीवुड के माध्यम से, उत्सव नाम से वह प्रसिद्ध है, जिस उत्सव में मृच्छकटिकम की कथा हम पाते हैं, या यूँ कहें कि मृच्छकटिकम पर आधारित वह चलचित्र है। इसके साथ अन्य कई प्रकरण हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम जो ज्ञात प्रकरण है, भले ही प्राप्त ना होता हो, अश्वघोष विरचित शारिपुत्र प्रकरणम नामक प्रकरण है। नाम ही है शारिपुत्र प्रकरणम। महाकवि भवभूति ने भी एक प्रकरण की रचना की, मालती माधवम। और आधुनिक अगर नाट्य परंपरा देखें, नाट्य जगत देखें, तो उसमें प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने तंडुल प्रस्थीयम नामक नाटक की रचना की, जिसका कि अध्यापन विश्वविद्यालयों में आजकल हो रहा है। तो यह प्रकरण विषयक एक संक्षिप्त सूचना थी। लेकिन मित्रों, हमें नाटक को 2 रूपों में देखना होता है। एक तो काव्यगत रूप है और एक है मंचगत रूप। यानी वही नाटक काव्य रूप में जब हमारे सामने पठन पाठन का विषय बनता है, जब हम पुस्तकस्थ विषयों का, संवादों का समीक्षण करते हैं, तब वो हमारे लिए काव्यगत है। लेकिन उसी काव्य का मंचन जब किसी रंगमंच के लिए किया जाता है, तो वह एक भिन्न स्वरूप लेकर आता है हमारे सामने। हमारे लिए ये बड़ा सुखद ज्ञान का ये विषय हो सकता है कि प्रायशः जितने भी प्राचीन हमारे नाटककार हुए हैं, वे किसी न किसी रूप में न केवल काव्य के विशेषज्ञ रहे हैं, बल्कि मंच के भी निष्णात रहे हैं, मंच के भी पारंगत रहे हैं। और जब हम आगे चर्चा करेंगे भास की, तो हमें तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भास स्वयं एक रंगमंच का व्यक्तित्व होगा। अस्तु, तो जो चर्चा कर रहे हैं, इस रूप में हमें यह देखना है कि इस नाटक के या इन नाटकों के कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं, और ये अनिवार्य तत्व कभी काव्य के विषय के रूप में अनिवार्यता लेकर के आते हैं या मंच की दृष्टि से अनिवार्यता लेकर के आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप संस्कृत नाटक पढ़ेंगे तो नायकों के, नायिकाओं के या चरित्रों के संवाद के बाद ब्रैकेट में कुछ निर्देश दिया जाता है। कहीं लिखा होगा अववार्य, कहीं लिखा होगा जनांतिकम, कहीं लिखा होगा स्वगतम, कहीं लिखा होगा आत्मगतम, कहीं लिखा होगा आकाशभाषित आदि। तो ब्रैकेट में जब इस तरह की बातें लिखी जाती है तो इसका तात्पर्य क्या है? हम क्षणिक अगर उस पर विचार करें तो ब्रैकेट में जो वह निर्देश है वो काव्यगत निर्देश नहीं है, बल्कि वो मंचगत निर्देश है। दूसरे शब्दों में, जो
कोष्ठक में आने वाला यह शब्द है, इस शब्द का अनुपालन एक नायक, एक अभिनेता मंच पर उस रूप में करेंगे। और दूसरा प्रकार यह है, जब हम कई सारी बातें हैं, कई सारे विषय हैं, उन विषयों को किस रूप में दर्शक या श्रोता के समक्ष प्रस्तुत करें और उस नाटक के अंतर्गत उस विशाल विषय को संक्षिप्ति कैसे प्रदान करें, इस दृष्टि से भी कई सारे ऐसे एसेंशियल्स हैं, कई सारे ऐसे अनिवार्य तत्व हैं जिसका विनियोजन किया जाता है, जिसका विनियोग किया जाता है नाट्य काव्यों में, रूपक में, उपरूपक में। तदनुसार हम 3 अनिवार्य तत्वों को लेते हैं और ये अनिवार्य तत्व ऐसा नहीं है जो अज्ञात हो। नाम सुनते ही संस्कृत के जो विद्वान हैं, संस्कृत के जो छात्र हैं, इससे अपने आप का एसोसिएशन कर लेते हैं। और ये तीनों हैं नांदी, प्रस्तावना और भरतवाक्य। अर्थात यदि हम नाट्य शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन करें तो नाटकों में ये तीनों तत्व आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। मित्रों, हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी भी कार्यक्रम का जब शुभारंभ करती है या जब किसी भी कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आदि में हम ईश वंदना करते हैं, ईश्वर स्तुति करते हैं। यह अनिवार्य तत्व नहीं है, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से अनिवार्य परंपरा बन गई है। और इसका अनुपालन न केवल महाकाव्य में हम पाते हैं मंगलाचरण के रूप में, बल्कि हम नाटक में इसे नांदी रूप में प्राप्त करते हैं। अब बरबस एक सहसा अचानक आप एक बात याद कर बैठते होंगे, जब नाटक प्रारंभ होता है तो एक पंक्ति आती है, नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। कोई भी नाटक उठा ले, प्रायशः कोई नाटक कहीं कहीं अपवाद हो सकता है, लेकिन जितने भी प्रसिद्ध नाटक हैं, यदि उन प्रसिद्ध नाटकों को पढ़ें या जानें तो आप देखेंगे कि जैसे ही नाटक प्रारंभ करते हैं, भास आदि के नाटकों में स्पष्ट रूपेण आप पाएंगे कि नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः या नांद्यन्ते प्रविशति सूत्रधारः। दूसरे शब्दों में, जब नांदी समाप्त हो जाए उसके बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है मंच पर। तो हम समझें नांदी क्या है। ये नांदी मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि एक प्रकार से मंगल वाक्य होता है नाटक के आरंभ में। पाएंगे कि नांदी का लक्षण है शुरू में आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मान नांदीति संज्ञेता। मित्रों, देव, द्विज और राजा। देव से तात्पर्य है ईश। द्विज, तत्कालीन समाज में द्विज को पूज्य माना जाता था, इसके अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मेरी अपनी भावना है कि द्विज का अर्थ वे सारे योग्य व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और इसलिए इसको वर्णगत वैषम्य से नहीं जोड़ करके द्विज का मतलब ज्ञानी यहाँ लेना चाहिए, विद्वान लेना चाहिए, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तित्व लेना चाहिए, ना कि ऐसा अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए कि जो ब्राह्मण हो। तो ऐसे प्रबुद्ध लोगों की स्तुति, और उस समाज के जो राजा होते थे, हमारे शास्त्रों में राजा को साक्षात भगवान की तरह पूजा जाता रहा है। तो इस प्रकार से उस नांदी में या तो ईश्वर की या प्रबुद्ध जन की या राजा की स्तुति होती है, या दर्शक, कवि या प्रयोग करने वाला उनके लिए मंगल कामना होती है। पंक्ति में स्पष्ट है आशीर्वचन संयुक्ता, अर्थात आशीर्वचनों से युक्त जो स्तुति होती है, जिस कारण से प्रयोग की जाती है। और वो कारण क्या होता है, किसकी स्तुति होती है? देवता, राजा या द्विज की स्तुति होती है। तो इसलिए इसे नांदी कहा गया। और बहुत ही प्रसिद्ध, कई सारे प्रसिद्ध नांदी हम आप लोगों ने सुन रखी होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्ध नांदी है, या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुविरवतु वस्ताभिः रष्टाभिरीशः। इसी प्रकार अगर आप देखें इस नांदी में, तो नांदी में शिव के 8 स्वरूप की चर्चा की गई है, और इस 8 स्वरूप के माध्यम से नाटक के 8 चरित्र की ओर भी महाकवि कालिदास ने अत्यंत चतुराई से संकेत दिया है। इसी प्रकार अगर स्वप्न वासवदत्तम की नांदी को देखें तो बड़ी छोटी सी नांदी है, और उस नांदी में हम क्या पाते हैं कि नाटक के जो 3 और 4 प्रमुख चरित्र हैं उनके नाम इसमें बड़ी ही चतुराई से समाविष्ट किए गए हैं। उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम, उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम,
पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। तो आदि इस प्रकार से वहाँ पर भी ईश वंदना है, रक्षा करें इस रूप में है। लेकिन नाटक में आप पाएंगे कि उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसंतक जो कि विदूषक का नाम है, इन चारों का नाम रख करके और तब ईश्वर की स्तुति की गई है। क्योंकि वहाँ पर उदयन वेंदु उदयन शब्द नहीं है, बल्कि मूल शब्द है उदय नवेंदु। लेकिन अगर उदय नवेंदु हम करते हैं तो अलग अर्थ बनता है, लेकिन अगर सीधी तरह से पढ़ें तो इसमें एक शब्द प्रतीत होता है उदयन। इसी तरह पद्मावतीर्ण पूर्णो अगर करते हैं तो यह है पद्मा अवतीर्ण पूर्णो, लेकिन कवि ने पद्मावती का संकेत देते हुए पद्मावतीर्ण किया है। अस्तु, ये कवि में चतुराई होते हैं कि अपने नाटक के चरित्र को वो मंगलाचरण के माध्यम से, नांदी के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार की जो विधा होती है, ऐसे नांदी को पत्रावली नांदी कहते हैं। इसी तरह उत्तर रामचरितम का इदम पूर्वम इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यः नमो वाकम प्रशास्महे आदि, हनुमान नाटक का एक बड़ा सुंदर है नांदी कि सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। साक्षात त्रैलोक्यनाथ हरि की इसमें स्तुति की गई है। तो मित्रों, इस प्रकार कोई भी ग्रंथ उठा ले, मुद्रा राक्षसम है धन्या के यम स्थिता ते शिरसी शशिकला करके। इसी तरह विक्रमोर्वशीयम को देख लें तो उसमें भी प्रारंभ में आप पाएंगे वेदांतेषु यमाहुरे का पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी। मालविकाग्नि मित्रम को ले लें तो प्रश्मस्थित आदि करके उसकी नांदी प्रारंभ होती है। अर्थात जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति सदैव किसी कार्य के प्रारंभ में ईश वंदना में, मंगल में, शुभ में विश्वास करती रही है। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में भी ये मंगल स्तुति है, जिसे नाटकीय संदर्भ में नांदी नाम दिया जाता है। नांदी के बाद हमने इसमें एक और बात जोड़ने की कोशिश की। मित्रों, जब नांदी प्रारंभ होता है मंच पर, तो उससे पूर्व मंच के ऊपर में आकर के कुछ वाद्य यंत्र आदि के साथ उस मंगल और कई सारी सुंदर कल्याण के लिए बातें होती है, आयोजन होता है, समायोजन होता है, संगीत आदि को सजाया संवारा जाता है, उसे अनुकूल बनाया जाता है, उसे पूर्व रंग की संज्ञा दी है। यानी नाटक के प्रारंभ नांदी से पूर्व रंग है। ये पूर्व रंग भी एक जगत विदित शब्द है जो नाटक के प्रारंभ में होता है। और जो संगीतकार होते हैं, जो संगीतज्ञ होते हैं, गायक हों या वाद्य यंत्र वाले हों, वो मंच पर आकर के उनके साथ गायन प्रस्तुत आदि करते हैं। और पूर्व रंग का लक्षण है यन नाट्य वस्तुनः पूर्वम रंग विघ्नोपशांतये, अर्थात रंग मंच के विघ्न की शांति के लिए नाटक से पूर्व जिस का प्रयोग करते हैं कुशीलव। कुशीलव से तात्पर्य है यहाँ नट, नट से तात्पर्य यहाँ अभिनेता, जिसे इंग्लिश में हम एक्टर कहते हैं। तो वो जो करते हैं उसी को पूर्व रंग कहा जाता है। हम अभी 3 अनिवार्य तत्व की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से नांदी की चर्चा की। अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रस्तावना की। मित्रों, किसी भी ग्रंथ के परिचय के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना से तात्पर्य सामान्य रूप से हम आप क्या कर लेते हैं कि उस ग्रंथ में जो जो बातें कही गई है, उन बातों की चर्चा, उस ग्रंथ के विषय में एक संक्षिप्त जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, मेथोडोलॉजी है, हम उसकी चर्चा करते हैं। ये प्रस्तावना शब्द नाटक से ग्रहण करके आधुनिक जो लेखन है उसमें प्रयोग में लाया जाने लगा है। इसीलिए देखिए, जो प्रस्तावना इतना प्रसिद्ध शब्द है कि महाकवि बाणभट्ट सुखना सोपदेश में एक जगह प्रयोग करते हैं लक्ष्मी के विषय में, और लक्ष्मी की निंदा करते हुए कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी है वो प्रस्तावना कपट नाटकस्य कहकर चर्चा करते हैं। अर्थात कपट यानी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छल कपट आदि रूपी जो नाटक है, अभिनय है, यह उसकी प्रस्तावना है। कौन? लक्ष्मी। अर्थात जिस प्रकार प्रस्तावना पढ़ने से हमें ग्रंथ के विषय की जानकारी मिल जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी को देखने मात्र से ही हमें इसका बोध होने लगता है कि जरूर यहाँ पर धोखाधड़ी है, भ्रष्टाचार है। तो अस्तु, ये प्रस्तावना की चर्चा कर रहे हैं। नाटक का यह एक अनिवार्य अंग है कि नांदी के बाद सूत्रधार, जिसकी चर्चा आगे करेंगे कि सूत्रधार क्या होता है, मंच पर आकर के उस नाटक के विषय में, उस नाटक के लेखक के विषय में या उस नाटक के कथानक के विषय में
दर्शक को, श्रोता को सूचना देता है, और वही जो है प्रस्तावना कहलाता है। और उस प्रस्तावना का ही एक दूसरा नाम आमुख भी है, कहीं कहीं इसे आमुख भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसके लिए हम लोग फॉरवर्ड यूज करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड एसेंशियली नाटक के लिए नहीं होता। चूंकि वो इंग्लिश टर्म है इसलिए उसकी व्याख्या यहां नहीं है, लेकिन जब भी कभी प्रस्तावना शब्द हम कहते हैं तो प्रस्तावना अनिवार्य रूप से नाटकीय शब्द है, नाटकीय तत्व है, जहां से ग्रहण करके अन्यत्र इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसका लक्षण इस प्रकार है कि नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिताः सलापम यत्र कुर्वते। जहां पर सूत्रधार नटी के साथ या पारिपार्श्वक के साथ या विदूषक के साथ कन्वर्सेशन करते हुए, संलाप करते हुए, संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए नाटक के विषय में सूचना दे, नाट्य वस्तु के विषय में सूचना दे, वह जो है प्रस्तावना कहलाती है। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में आप पाएंगे, या विक्रमोर्वशीयम के प्रारंभ में पाएंगे, या मालविकाग्निमित्रम के प्रारंभ में पाएंगे, स्पष्ट रूपेण पंक्ति आती है कि अद्याहम कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थास्ये। कि आज मैं महाकवि कालिदास के द्वारा ग्रथित जो नवीन नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का, वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने आया हूं। और उस बीच में फिर कहानियां चलती है। सूत्रधार कहता है कि नटी से कहता है, नटी को बुला करके, कि तत् प्रतिपात्रमाधीयताम यत्नः। चूंकि क्या है कि हमें अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अब नटी से कहता है सूत्रधार कि प्रयोग विज्ञान, जो नाटकीय विषय वस्तु का प्रयोग किया जाना है, उनकी जो उनकी टेक्निकलिटी है, उन सारी चीजों को नाटक जिन जिन बिंदुओं के योग से पूर्ण नाटक का निर्माण होता है, उन सारी वस्तुओं को जाकर के देखो, एक एक पात्र को देखो कि वो रेडी है कि नहीं, तैयार है कि नहीं। क्योंकि जब तक हम उन सारी चीजों को सफल नहीं मान लेते और उन सफलता के माध्यम से जब तक विद्वान प्रसन्न ना हो जाए, तब तक हम नाट्य प्रयोग को प्रयोग नहीं मानते। इसीलिए प्रतिपात्रमाधीयताम यत्न कहा गया कि प्रत्येक पात्र के प्रति यत्न करें। और फिर यही होता है, सूत्रधार कहता है नटी से कि जरा कुछ मौसम के अनुसार कोई अच्छा गाना सुनाओ, कोई श्लोक सुनाओ। तो नटी वहाँ श्लोक सुनाती है, नृत्य करती है, और उस नृत्य और श्लोक के गायन में बेचारा सूत्रधार भूल जाता है कि मंच पर क्या करने के लिए आया था। नटी उसे स्मरण दिलाती है और फिर सूत्रधार को स्मरण होता है कि अरे, हमें तो महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का मंचन करना है। फिर वहां से रिलेट करते हुए कहते हैं कि ये देखो, मृगया विहारी दुष्यंत इधर की ओर हिरण का शिकार करते हुए, हिरण का पीछा करते हुए आ रहा है। मित्रों, इसके माध्यम से एक और संकेत दे दिया गया कि चूंकि सूत्रधार का विस्मरण हो रहा है, इसलिए इसका यह भी अर्थ निकाला जाएगा कि सूत्रधार का जो विस्मरण है वो किसी और का विस्मरण नहीं, बल्कि नाटक में जो आने वाला दुष्यंत का विस्मरण है, जो दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है, उसकी ओर भी संकेत दिया गया है। अस्तु, तो यह प्रस्तावना के माध्यम से हमें इसकी सूचना मिलती है। इसके बाद भरत वाक्य। देखिए, नाटक के अवसान को लेकर के दो प्रकार की परंपरा रही है। एक को कहते हैं सुखांत और एक को कहते हैं दुखांत। यहाँ पे सुखांत और दुखांत की हम चर्चा कर लें। मित्रों, जिसे हम ग्रीक ट्रेजेडी कहते हैं, जो यूनानी नाटक है, उस यूनानी नाटक का जो अवसान है वह दुखांत सामान्यतया माना जाता है। और भारतीय जो परंपरा रही है वो सदैव सुख के प्रति प्रयत्नशील रही है। इसीलिए जो भारतीय नाटक हो, भारतीय कथा हो, भारतीय काव्य रचना हो, उस सब का जो अंत है वो सुखपूर्वक होता है। और अंत में, नाटक के अंत में, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या दर्शक हो, श्रोता हो, प्रयोक्ता हो, सबके कल्याण की बातें की जाती है। और तदनुसार यह बात की जाती है कि जैसे इस राज्य में दूध की नदियां बहे, अमृत की बारिश हो, दीर्घ काल तक जो राजा है वो राज्य करते रहे और हम सबको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती रहे। तदनुसार आप पाएंगे कि महाकवि जो नाटककार भास हैं, उनके प्रायः सारे नाटकों के अंत में
आप पाएंगे कि एक वाक्य कॉमनली पाया जाता है, वह है राजसिंह प्रशास्तुनः। ये जो कोई भी राजा हो, उन राजा के विषय में बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि वे हमारे ऊपर शासन करते रहें, वो हमारे राजा चिरकाल तक बने रहें। इसी प्रकार हम यदि महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य की ओर चर्चा करें, ध्यान दें, तो उसमें भी देखेंगे कि भरत वाक्य में आप पाते हैं कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतम महताम महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्म भूः। इस प्रकार से अत्यंत कह सकते हैं कि सार्वभौमिक ये भरत वाक्य है। और इस भरत वाक्य की एक जो दूसरी पंक्ति है, सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, इसको आधार बना करके यह उद्देश्य वाक्य बना दिल्ली संस्कृत अकादमी का, सरस्वती श्रुत महताम महीयताम। तो मित्रों, इस प्रकार से यह भरत वाक्य की चर्चा आई और यह भरत वाक्य नाटक के मुख्य चरित्र के मुख से होता है। आप पाएंगे कि अगर राजसिंह प्रशास्तुनः का भरत वाक्य हो या प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव वाला भरत वाक्य हो, यह भरत वाक्य दुष्यंत के माध्यम से होता है। इसी प्रकार अगर आप मुद्रा राक्षसम में देखें तो मुद्रा राक्षसम का जो भरत वाक्य है, उस भरत वाक्य का जो वक्ता है वो राक्षस है। तो जैसे मैंने सूचना दी कि नाटक के जो प्रमुख चरित्र होते हैं, आप यूं कहें दूसरे शब्दों में प्रायशः जो नाटक का नायक होता है, उसी के मुख से भरत वाक्य होता है नायक नायिका के मिलन के बाद। तो यह इसलिए सुख की कामना की जाती है क्योंकि भारतीय परंपरा सदैव सुखांतता में विश्वास करती रही है। लेकिन एक ऐसा भी नाटक है जो दुखांत है, और वह नाटक है उरुभंगम। उरुभंगम का जो चरित्र है दुर्योधन, उसकी मृत्यु होती है मंच पर और उसके बाद ही नाटक की समाप्ति होती है। तो चूंकि नायक या नायिका हानि से अगर नाटक समाप्त हो तो सामान्यतया उसे दुखांत मान लिया जाता है। तो इस रूप में उरुभंगम जो है एक अपवाद रूप है जो भारतीय नाट्य परंपरा का दुखांत नाटक है। लेकिन भरत वाक्य वहां पर भी सुखांत ही हुआ है। अस्तु, इसके बाद जो ये तीन मूल तत्व थे हमारे सामने, और वे मूल तत्व थे नांदी, प्रस्तावना और भरत वाक्य। इन तीनों की उपेक्षा कोई भी नाटककार नहीं कर सकता। आगे के जिन तत्वों की हम अभी चर्चा करेंगे उनमें हम देखते हैं, उनमें हम पाते हैं कि उनमें से कई ऐसे हैं जिनके बिना भी नाटक को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो नांदी है और प्रस्तावना है और भरत वाक्य है, ये तीनों एसेंशियल्स हैं। ये अनिवार्य रूप से संस्कृत नाटकों में देखा जाता है, बल्कि आज भी जो नाटक लिखे जाते हैं, आधुनिक इस विकसित समाज में भी जो नाटक लिखे जा रहे हैं, उसमें भी ये तीन तत्व हैं। कई सारे प्रयोग नाटकों के साथ हुए, लेकिन उस प्रयोगों में कई आवश्यक तत्व या कई तत्व जो है पीछे छूट गए। लेकिन ये नांदी, प्रस्तावना और भरत वाक्य अभी भी कंटिन्यूड है। जब मैंने कहा कि कई प्रयोग किए गए, हम आप सभी जानते हैं उत्तर रामचरितम, जिसमें एक ऐसा प्रयोग है कि राम और सीता का मिलन दिखाया जाता है। तो जहां पर इतना क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाया जा रहा है, वहां पर भी नांदी, प्रस्तावना और भरत वाक्य अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। इसीलिए हमने कहा कि यह नाटक का अनिवार्य तत्व है। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रकीर्ण तत्व हैं, कई सारे ऐसे तत्व हैं जो नाटकों में यथास्थल हम प्राप्त करते हैं। कुछ चरित्र ऐसे हैं जो प्रायशः नाटकों में देखे जाते हैं, उनमें भी एक प्रकार की हम अनिवार्यता देखते हैं। जैसे सूत्रधार नामक एक चरित्र होता है, उसी प्रकार कंचुकी है, फिर विदूषक है। ये तीन जो चरित्र हैं, ये चरित्र भी हमारे नाटक के अनिवार्य में गिने जाते हैं। बीच में मैंने एक शब्द और दिया है, नेपथ्य। ये नेपथ्य जो है वो नाट्य संविधान की दृष्टि से नेपथ्य की चर्चा करेंगे, लेकिन चरित्र चित्रण की दृष्टि से जो चरित्र हैं, सूत्रधार, कंचुकी और विदूषक, भले ही चरित्र राम हो, भले ही चरित्र दुष्यंत हो, भले ही चरित्र चारुदत्त हो, लेकिन इन तीनों के सामने, या भले ही चरित्र आपको चाणक्य हो, लेकिन ऐसे दिव्य चरित्रों से युक्त नाटकों में भी कंचुकी कंचुकी ही है, सूत्रधार सूत्रधार ही रहेगा और विदूषक विदूषक ही रहता है। तो इन तीनों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, बस संक्षिप्त विराम के बाद।
चरित्र की दृष्टि से प्रथम सूत्रधार है, और इस सूत्रधार की अगर सामान्य व्याख्या करें, निर्वचनात्मक रूप देखें सूत्रधार शब्द का, तो यह है सूत्रम धारयतीति सूत्रधार, अर्थात जो सूत्र को धारण करे। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ये सूत्र है क्या? सामान्यतः तो सूत्र का अर्थ है धागा, और धागा जैसे आप यूं देख लें कि कोई मदारी बंदर के उस रस्सी को बांधे रहता है, तो वो भी वहां पर सूत्रधार है। इसी प्रकार जब गृह निर्माण होता है और दीवार खड़ी की जाती है, तो उसमें जो काम करने वाले जो मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं, वो भी सूत्र धारण करते हैं, तो वहां पर सूत्रधार उस अर्थ में वो भी सूत्रधार है। नाटकीय संदर्भ में सूत्र क्या है, तो बड़ी अच्छी व्याख्या इसके लिए की गई है, और वह है नाट्योपकरणादीनि, जो नाट्य के उपकरण होते हैं, अर्थात नाटक के जो साध्य हैं, जो साधकतम वस्तु हैं, ये यहाँ नाट्योपकरण है, और उसी को सूत्र कहा गया। नाट्योपकरणादि सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रम धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो मतो बुधः। जो नाटकीय उपकरण अर्थात नाटक की समग्रता का मूल जिसके हाथ में हो, आधुनिक शब्द में अगर आधुनिक शब्दावली इसके लिए प्रयोग करें तो इसकी जगह पे आज हम डायरेक्टर कह सकते हैं। यद्यपि डायरेक्टर नाटक का चरित्र हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सूत्रधार आवश्यक रूप से नाटक का चरित्र होता है। नाटक में इसकी भूमिका इतनी मात्र होती है मंच पर कि यह आकर के हमारे सामने सूचना देता है कि नाटक में क्या होना है। लेकिन जिस प्रकार से सूत्रधार शब्द नाटकों में थ्रो किया जाता रहा है, इसका यह स्पष्ट है कि न केवल ये दर्शकों के सामने, बल्कि नेपथ्य के समस्त विधान, समस्त योजना, समस्त क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया इन्हीं से संचालित होती है, सूत्रधार से ही संचालित होती है। इसलिए इस अर्थ में नाटक में सूत्रधार की एक महनीय भूमिका बन जाती है, और यदि सूत्रधार ना रहें तो इसकी संभावना की जा सकती है कि नाटकीय व्यवस्था, जो प्रयोग विज्ञान है, वह विशृंखलित हो सकता है। तो इस रूप में सूत्रधार जो है एक महत्वपूर्ण चरित्र है। हमने जैसा आपके सामने कहा कि डायरेक्टर और सूत्रधार यद्यपि दोनों की समान भूमिका है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में डायरेक्टर नाटक का चरित्र हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन प्राचीन संदर्भ में सूत्रधार नाटक का चरित्र हो यही आवश्यक है। इसके बाद हम पाते हैं कंचुकी। मित्रों, कंचुकी शब्द अपने आप में अगर देखें तो ये अर्थ पता नहीं ये शब्द आया कहां से, ये शब्द बना कैसे, लेकिन एक सामान्य अर्थ है आधुनिक संदर्भ में जिसे हम चोंगा कहते हैं। पूरा लबादा जो शरीर के ऊपर से लेकर के नीचे तक जो एक वस्त्र मात्र होता है, उसे जैसे आज हम चोंगा कहते हैं, संस्कृत में इसके लिए कंचुक शब्द प्रयोग किया जाता है, और जो कंचुक को धारण करे वह कंचुकी है। तो इस रूप में कंचुकी एक पुरुष पात्र होता है, और यह वृद्ध होता है। वृद्ध से तात्पर्य है कि इसकी में, हालांकि इसकी व्याख्या स्पष्ट शब्दों में नहीं की गई है, लेकिन व्यवहार रूप में इसकी व्याख्या हम जरूर कर सकते हैं कि यह शिथिलेंद्रिय होता है, अर्थात कंचुकी एक वृद्ध होता है जिनका कि बाह्य विषय वासनाओं से संबंध टूट चुका होता है, किसी भी प्रकार की आसक्ति उनमें नहीं रह जाती। और क्योंकि इनका गमनागमन जो है वह अंतःपुर में होता रहता है, और अंतःपुर से तात्पर्य है जहां पर कि राजा की रानियां हैं। जो रानियां यानी महिला जहां रहती हैं, रनिवास है, उनमें साक्षात इन्हीं की एंट्री है, इनका आना जाना होता है। तो कंचुकी के लिए जो लक्षण दिया गया है, अंतःपुर चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्व कार्यार्थ कुशलः कंचुकीत्यभिधीयते। दो शब्द बहुत जरूरी है यहाँ पर। हमने वृद्ध की व्याख्या की, लेकिन एक विप्र शब्द है। विप्र का सामान्यतया संस्कृत साहित्य में अर्थ ब्राह्मण लिया जाता रहा है। अब ब्राह्मण लिया जाता रहा है तो इसका संबंध एक वर्ण विशेष से हो जाता है। मित्रों, यहां विप्र से हम पुनः यह अर्थ लें कि यहां ब्राह्मण नहीं, क्योंकि जो आगे शब्द दिया जा रहा है वह है गुणगणान्वितः, यानी गुणगण अर्थात गुणों के समूह से युक्त, अर्थात सारे उत्कृष्ट गुणों से युक्त यह व्यक्ति होगा। और जहां व्यक्ति गुणों से युक्त हो जाता है, जो व्यक्ति गुणों से युक्त होता है, वही व्यक्ति तो विप्र है। तो इस रूप में हमारा यह मानना है कि यह किसी भी वर्ण का हो सकता है, लेकिन गुणगणान्वित हो, अर्थात श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, उदात्त गुणों से युक्त हो, बाह्य विषय वासनाओं से दूर हो। फिर कह रहा है सर्व कार्यार्थ कुशलः,
सारे कार्यों में, सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने में इनकी कुशलता हो, अर्थात विपत्ति के क्षण में सदुपदेश देने वाला हो, जो सामान्य अचानक जो उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियां हो, ऐसी विषम परिस्थितियों को अपने ज्ञान से सुलझाने वाला हो। यद्यपि यह कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन कहीं ना किसी न किसी रूप में इनकी भूमिका एक सत परामर्श दाता की भी रही है। आप स्मरण करें, दो तत्व, दो मूल विषय, एक तो जो मुद्रा राक्षसम में जो कंचुकी, जबकि तृतीय अंक में चंद्रगुप्त और चाणक्य के मध्य कृतक कलह होता है, उस समय के कंचुकी की भूमिका को स्मरण में रखें। और दूसरा, 5वें अंक में शकुंतला के आगमन से पूर्व जो दुष्यंत की अन्य मनस्कता है, यह दुष्यंत की जो थकान है, उस थकान के ऊपर जो कंचुकी की टिप्पणी है उनको ध्यान में रखें। या इसी प्रकार 6ठे अंक में जो गार्डन में, उद्यान में जो चतुरिका आदि जो कुछ स्त्री चरित्र के मध्य जो लड़ाई झगड़ा हो रही है, उसके मध्य जो कंचुकी की भूमिका है, इन सारी भूमिकाओं को देखने के बाद स्पष्ट रूप से लगता है कि निस्संदेह यह व्यक्ति प्रौढ़ ही नहीं बल्कि ज्ञान वृद्ध होगा। और इस प्रकार ये कंचुकी होती है। कंचुकी किसी के आगमन का निर्देश देता है, सदैव राजा के सामने, राजा के राज दरबार में, राजा के पास ही विचरण करने वाला होता है। लेकिन विशेष योग्यता यही है कि अंतःपुर चरह। नाटकों में मोस्ट ऑफ द टाइम कंचुकी को आप राजा के पास पाएंगे, लेकिन लक्षण क्या बनाया जा रहा है? अंतःपुर चरह। यहां पर हमें कहना चाहिए नृपांतिक चरह, यह शब्द ज्यादा सटीक लगता है समस्त नाटकीय विश्लेषण के बाद, लेकिन लक्षण में डाल दिया गया है अंतःपुर चरह। इसका यही अर्थ है कि भले ही वो राजा के इर्द गिर्द भटकता हो, घूमता हो, लेकिन अगर राजा को कोई संदेश भिजवाना हो तो अंतःपुर में जाना केवल और केवल कंचुकी के ही अधिकार में होता है और किसी अन्य के नहीं, यानी मंत्री का साक्षात प्रवेश वहां नहीं होगा। मैं एक और टिप्पणी यहां कंचुकी को लेकर के कर लूं, वो यह है कि कभी कभी कंचुकी के स्थान पर विदूषक भी इस भूमिका को पूरा करता है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम का 5वां अंक, जब 5वें अंक में हंसपदिका गाना गा रही होती हैं और दुष्यंत को उलाहना देती हैं कि हे दुष्यंत आप मुझे कैसे भूल गए, तो उस समय उनके गाना से प्रसन्न होकर के, यद्यपि आना तो चाहिए था दुष्यंत को प्रशंसा करने के लिए, पति रूप दुष्यंत को, पति की प्रशंसा प्राप्त करके हो सकता है हंसपदिका के मन के सारे घाव भर जाएं, लेकिन उस स्थल विशेष पर दुष्यंत विदूषक को भेजता है कि जाकर के कह दो कि बहुत ही अच्छा गाना गाया। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि विदूषक की एक एंट्री जो है वो अंतःपुर की ओर है, लेकिन यह कुछ अपवादात्मक प्रसंग है। हमने जब कंचुकी की चर्चा की, कंचुकी की व्याख्या की, तो यह विशिष्ट व्याख्या हमने की और वो सटीक आप पाएंगे। जो चर्चा है वो आप सारे नाटकों के संदर्भ में कंचुकी ऐसा ही होता है। सफेद चोंगा धारण किए रहता है और रंगमंचीय दृष्टि से जब भी कभी उसकी वेशभूषा को तैयार किया जाता है तो आप देखेंगे कि उनकी दाढ़ी होती है, लंबे लंबे सफेद बाल होते हैं। यह परिकल्पना मात्र है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चोंगा धारण किए रहता है, इसलिए इसे कंचुकी कहा गया। इसके बाद एक है विदूषक। विदूषक हंसी मजाक करने वाला, यह एक अपने आप में अनूठा चरित्र होता है। इनके अंग भंग होते हैं, आप आएंगे देखेंगे लिखा हुआ है कि कुसुम वसंताद्याभिध कर्म वपुर्वेश भाषाद्ययः हास्यकरः कलह रतिर्विदूषकः स्यात् कर्मज्ञः। मित्रों, संस्कृत नाट्य साहित्य में विदूषक को एक हल्के चरित्र के रूप में जाना जाता रहा है, जिसका दो ही उद्देश्य है, अपने संवाद, अपनी भावभंगिमा, अपनी वेशभूषा और अपने शारीरिक अंग के तोड़मोड़ से दर्शकों में हास्य उत्पन्न करना। और दूसरी भूमिका है कि प्रेमी रूप राजा और उसकी जो प्रेमिका होती है उसके बीच संवादों का आदान प्रदान करना। लड़ाई लगाना भी है इनका उद्देश्य और लड़ाई को सुलझाना भी इनका उद्देश्य होता है। और इसीलिए चूंकि उतने मात्र तक सीमित कर दिया गया है, इसीलिए कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत नाट्य साहित्य में विदूषक की व्याख्या समीचीनतया नहीं की जाती रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विदूषक अत्यंत गंभीर नायक होता है, भले ही अपने बाह्य आवरण में वो हास्य का आवरण क्यों ना ढक लिया हो, मढ़ लिया हो।
भले ही अपनी चपलता, अपनी नॉन सीरियसनेस के कारण वो लोगों के हंसी का पात्र बनता हो, लेकिन आप विदूषक के उन कार्य योजनाओं पर यदि दृष्टिपात करेंगे तो ऐसे सुंदर और बुद्धिपूर्वक जो प्रत्युत्पन्न मतित्व का इतना सुंदर प्रयोग पूरे नाटक में कोई नहीं कर पाता जो विदूषक करता है। उदाहरण के लिए आप पाएंगे विदूषक जो अभिज्ञान शाकुंतलम में है, दुष्यंत उसको भेजता है माता के पास। यदि विदूषक नॉन सीरियस होता तो इतने महनीय कार्य के लिए दुष्यंत के द्वारा विदूषक को नहीं भेजा जा सकता था। हंस पदिका के मान मनोवल के लिए विदूषक को भेजा जाता है, और जब शकुंतला की स्मृति आती है छठे अंक में दुष्यंत विलाप कर रहा होता है, तो जीवन दर्शन के उस गंभीर क्षण में विदूषक ही उस राजा का सहायक होता है, सहानुभूति देता है, धीरज देता है, धैर्य बंधाता है और उत्प्रेरित करता है उस शकुंतला के प्रति। वो बचाता है, वसुमती आ रही है कि वसुमती के कारण सारे भेद खुल ना जाए और पुनः वही स्थिति ना हो जाए, वो अवेयर करता है दुष्यंत को। इसी प्रकार अन्यत्र भी देखेंगे। मैं इस प्रसंग में विक्रमोर्वशीयम के विदूषक की चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि न केवल वह शस्त्र उठाता है, बल्कि संगमनीय मणि लेकर के जो उड़ जाने वाला गिद्ध है, उस गिद्ध के पीछे लाठी लेकर के दौड़ने वाला विदूषक भी होता है, ताकि वो संगमनीय मणि मिले और उर्वशी और पुरुरवा का संयोग हो, मिलन हो। अस्तु, ये तो विदूषक, ये तीन अनिवार्य चरित्र हैं, लेकिन इसे भी ध्यान रखना है हमें कि विदूषक केवल उसी नाटक का चरित्र होगा जिसका अंगीरस श्रृंगार होगा। इससे भिन्न में आप विदूषक नहीं पाएंगे। मुद्रा राक्षसम वीर रस राजनीति प्रधान नाटक है, विदूषक नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों पर, ऐसे गंभीर जगहों पर विदूषक की कोई भूमिका नहीं है। उत्तर रामचरितम विदूषक नहीं है। चलो विदूषक ना हो, कोई हास्य कलाकार नहीं है। विदूषक के नाम को लेकर के भी निर्देश है। मेरा इस निर्देश में भी विरोध है, मैं चर्चा कर रहा हूं अभी, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि विदूषक का जो नाम होना चाहिए वो या तो कुसुम हो या वसंतक हो, इस प्रकार के नाम होने चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम वसंतक नहीं है, लेकिन विक्रमोर्वशीयम के विदूषक का नाम क्या है? हाँ ठीक है, वसंतक नाम है, कई अन्य जगह आप इसमें भी पाएंगे, स्वप्नवासव दत्तम में भी, लेकिन इस नियम का पालन लोगों ने नहीं किया। जैसे मृषकटिकम में विदूषक का नाम है मैत्रेय, अन्यत्र विदूषक का नाम आप पाएंगे गौतम। तो इस रूप में, या अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम है माधव्य। हो सकता है माधव जो कि वसंत के नजदीक हो, इससे यह माधव्य शब्द बना हो, लेकिन विदूषक के नामकरण को लेकर के बहुत अधिक टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सामान्य रूप से यह चर्चा होनी चाहिए कि वह एक हास्य और मस्खरा करने वाला हो। एक और शब्द इसमें भी जोड़ा गया, वो है विप्र। पुनः यहाँ पर है कि विप्र, जैसा कि मैंने पारंपरिक अर्थ किया कि विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, तो यहाँ पर विदूषक आप पाएंगे संस्कृत नाट्य साहित्य के विदूषक जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। और इसी से एक संदेश मिलता है हमें अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से कि अभिज्ञान शाकुंतलम के काल में, महाकवि कालिदास के काल में, ब्राह्मण मांस जरूर खाते थे। यह किसी विवाद का विषय ना हो, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में संकेत है, पूरा संवाद है, उन्मुक्त संवाद, जो विदूषक कहता है कि इस दुष्ट राजा के कारण शूल पर टंगे हुए और नीचे आग से भुने जाते हुए हिरण का मांस ही मुझे खाना पड़ता है। तो क्लियर है वहां पर कि ये है, लेकिन ये किसी सामाजिक चित्र मात्र है ये। लेकिन यहाँ पर पुनः मैं कहूँगा कि विदूषक भी गुणगणान्वित होता है, गुणों से युक्त होता है। तो ये तीन एक ऐसे चरित्र हैं जो प्रायशः संस्कृत नाटकों में देखे जाते हैं, इसे समझना अनिवार्य है। इसके साथ एक शब्दावली का हमने प्रयोग किया, वह था नेपथ्य। नाटक का यह भी एक अनिवार्य अंग है। कोई भी नाटक हो, कहीं भी नाटक करें, नेपथ्य होता है। यद्यपि आजकल की एक नई प्रणाली जो है नुक्कड़, जो स्ट्रीट प्ले है, उसमें नेपथ्य की चर्चा प्रायशः नहीं होती है, लेकिन जब हम एक शास्त्रीय नाटक की बात करते हैं, रंगमंचीय नाटक की बात करते हैं, जब हम थिएटर के नाटक की बात करते हैं, तो वहाँ नेपथ्य होता है। बल्कि मंच पर पात्र जो नाटक करता है वो केवल पात्र मात्र की भूमिका नहीं होती है, पात्र मात्र का हिलडुल नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे एक समस्त योजना रहती है। पीछे
कौन उनको प्रॉपर्टीज पहुंचाएगा, लाइटिंग कैसे होगी, म्यूजिक किस क्षण दिया जाएगा, कब उसकी एंट्री होगी, कब उसकी को एग्जिट लेनी है, ये सारा तय करने वाला कोई और होता है। जो प्रॉपर्टी वो लेकर के आएंगे, फिर प्रॉपर्टी लेकर के जाएंगे, कोई संवाद भूल जाता है तो पीछे से संवाद बोलेंगे। यहाँ उस नाटक, वो नाटक जो उस अंक है, उस दृश्य से जब वो प्रस्थान करता है तो वो रहेगा कहाँ पर। तो इन सारी विधाओं की योजना जिस जगह होती है उसे नेपथ्य कहते हैं। और कहते हैं जो कुशीलव कुटुंबस्य गृहम नेपथ्य मुच्यते, अर्थात रंगमंची जो पात्र होते हैं उनका जो घर है, मंच पर जो उनका घर होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। तो इस प्रकार ये नेपथ्य भी अनिवार्य तत्व है। मित्रों, इसके बाद एक सबसे बड़ी और आवश्यक चीज आती है संवाद। और यह संवाद क्या है कि मंच पर श्रोता से, दर्शक से या मंच पर उपस्थित चरित्र से संबंध बनाने के लिए संवाद की आवश्यकता होती है। लेकिन नाटकीय दृष्टि से यह संवाद 3 प्रकार के होते हैं, इस पर भी हमें गौर करना है। एक है सर्वश्राव्य, ये जो 3 भेद हैं संवादों के, इसमें एक है सर्वश्राव्य, यानी जो सबके सुने जाने योग्य संवाद होते हैं। मंच के चरित्र भी सुनते हैं और सामने जो बैठे हुए दर्शक होते हैं वे दर्शक भी सुनते हैं। इसके बाद है नियत श्राव्य। नियत श्राव्य से तात्पर्य है कि सारे लोग नहीं सुनेंगे, कुछ ही लोग सुनेंगे, और जो लोग सुनने वाले होंगे उसमें एक अनिवार्य जो है, दर्शक तो सारी प्रक्रिया को सुनेंगे, लेकिन मंच पर उपस्थित आवश्यक नहीं कि सारे पात्र सुने। तो सर्वश्राव्य एक है, एक नियत श्राव्य है, और एक है अश्राव्य, जिसे कोई नहीं सुने मंच पर। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के संवाद होते हैं, और ये 3 प्रकार के संवाद होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। हम इसे देखते हैं कि सर्वश्राव्य आदि क्या है। सर्वश्राव्य शब्द सामान्यतया प्रकाश, ब्रैकेट में प्रकाशम लिखा रहता है। प्रकाश से तात्पर्य यहां पर कि सबके सामने प्रकट रूप से बोलना, इसलिए इसका लक्षण किया गया सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात्। ऐसा संवाद जिसे सारे लोग सुन सके, जो सबके सुनने के योग्य हों, ऐसे संवाद जो है वो सर्वश्राव्य कहलाते हैं, जिसमें कि सबकी भूमिका होती है, नाटक के उपस्थित सारे चरित्र का उसमें योगदान होता है, सबकी क्रिया प्रतिक्रिया उसमें आती है। इसके बाद है नियत श्राव्य। ये नियत श्राव्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है जनांतिक और दूसरा है अपवारित। हम समझें जनांतिक किसे कहते हैं। जनांतिक क्या होता है, ये 2 पात्र जब आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये अन्य चरित्र ना सुन सके, लेकिन इसका बोध प्रयोग जो दर्शक हैं उनको हो, इसके लिए एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनाई जाती है। और ये मुद्रा इस प्रकार की बनाई जाती है जिसमें सारी उंगली उठी होगी और जो अनामिका उंगली है वो नीचे की ओर झुकी होंगी, और जो चरित्र है जो आपस में बात कर रहे होंगे वो ऐसे किए रहेंगे। तो इसे एक मैसेज जाता है कि अन्य चरित्र जो है इस संवाद को नहीं सुन रहे होते हैं। वैसे आधुनिक विधान में अब ये सारी चीजें हटती सी चली गई है, और ऐसे समय में उसे फ्रीज करके, उसे बुत बना करके रख दिया जाता है मंच पर, और 2 चरित्र बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो भरतनाट्य शास्त्र है, भरतनाट्य शास्त्र में यह स्पष्ट निर्देश है और लिखा हुआ आप पढ़ेंगे लक्षण कि त्रिपताक करेणान्या नापवार्यांतरा कथाम अन्योन्यामंत्रणम यत्स्यात् तज्जनान्ते जनान्तिकम। यानी 2 पात्रों के बीच में जो मंत्रणा है, 2 पात्र, 2 चरित्र जो आपस में मिलकर चर्चा करेंगे। मंच पर 5-6 चरित्र हैं और 2 चरित्र आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि अन्य चरित्रों का कोई संबंध नहीं है। ऐसी जगह पे जनांतिक होता है। इस जनांतिक को त्रिपताका कर भी कहते हैं, और त्रिपताका के लिए मैंने आपको मुद्रा बताई, ये नाटकीय मुद्रा है, ये जिसमें कि 4 उंगलियां ऊपर उठी होंगी, और जो अनामिका ये उंगली है, ये उंगली झुकी होगी, और अगर चरित्र इस तरफ है तो इस तरफ ये हाथ पे रख करके सामने वाले चरित्र से ये बात करेंगे। तो इस अवस्था को, इस स्थिति को जनांतिक कहते हैं। हम नियत श्राव्य की बात कर रहे हैं कि निश्चित ही लोग सुन पाएंगे, तो कुछ लोग ऐसा है जो नहीं सुन पाया। इसी प्रकार अपवारित है, और ये जो अपवारित होते हैं, अपवारित में सारे जो, जिसको आज की भाषा में हम एक सामान्य लोक व्यवहार में जिसे हम कानाफूसी कहते हैं,
इस प्रकार जो है ये अपवारित होता है कि चरित्र हैं लेकिन उनसे मुंह करके ऐसे करके हो सकता है कि वो अभिप्रेत संवाद उसी को हो, भाव भंगिमा उसी की ओर जा रही हो, लेकिन आप दो अन्य लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में ये नहीं दर्शाया जाता कि वो सुन रहे हैं या ना सुन रहे हों, उनकी क्रियाएं चलती रहती है, लेकिन दो चरित्र आपस में मुंह फेर करके जो बात करते हैं इसे अपवार्य कहते हैं। लक्षण है रहस्यम कथ्यते न्यस्य, जब अन्य को रहस्य सुनाया जाए, परावृत्य अर्थात उस व्यक्ति से किसी अन्य चरित्र से हट करके, तो ऐसा जो पोजीशन है ये अपवारित कहलाता है। इसके बाद अश्राव्य, ये अश्राव्य अपने आप में बड़ा एक, जैसे आप पाएंगे ऊपर में सोलिलोकी करके इंग्लिश टर्म हमने यूज किया है, स्वगतम यह शब्द है, आत्मगतम शब्द भी संस्कृत नाटकों में इसके लिए प्रयोग आता है, और कहते हैं कि अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदिह स्वगतम मतम। कभी कभी व्यक्ति अपने ही मन में बुदबुदाता है, अपने से ही संवाद करता है, अपनी ही चिंता अपनी ही वेदना प्रकट करता है, या अपने ही कुछ रहस्य को अपने माध्यम से उसके समाधान को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसका संबंध जो कि किसी अन्य को न सुनाई दे, अन्य ना उसे सुने। जैसे आप पाएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अनसुया कहती पाई जाती है कि पता नहीं आज दुष्यंत चला गया, अब ये शकुंतला को लेने के लिए आएगा भी कि नहीं आएगा। वैसे तो ये राजा बड़ा अच्छा है, लेकिन सखी को ध्यान में रखते हुए बड़ी संदेह की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैसे डायलॉग संस्कृत में है, लेकिन हिंदी में यही मुद्रा है कि अच्छा अपने में वो बात कर रहे होते हैं कि न जाने क्या होगा, कैसे होगा, इसका समाधान क्या है, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं चल पा रहे। तो आदि ऐसी जो बातें होती है जो अपने में स्वगतम, स्व अपना है, इसी का मैंने अनुवाद बताया, बल्कि संस्कृत नाट्य साहित्य में प्रयोग बताया, आत्मगतम किया जाता है। तो ऐसे प्रयोग होते हैं जो केवल अपने से होती है बातें, और जिसका किसी कोई अन्य व्यक्ति नहीं सुन पाता, वो अश्राव्यम है। ध्यान रखेंगे एक चीज अनिवार्य है कि इन सारी प्रक्रियाओं का श्रोता जो है वो दर्शक तो है ही, वो सारी भाव भंगिमा दर्शक है, लेकिन मंच पर अभिनय होता है तो इनका संबंध जो मंचस्थ जो चरित्र है, उस मंचस्थ चरित्र के मध्य ये जनांतिक है, ये अपवार्य है और ये स्वगतम है। इसके अतिरिक्त एक और शब्द हम प्राप्त करते हैं, वह है आकाशभाषितम। मुद्रा राक्षसम में इसके लिए आकाशे शब्द है, यानी आकाशे लक्ष्यम बद्ध्वा, आकाश की ओर मुंह करके। आप पाएंगे कि आजकल के जो मोनो एक्टिंग होते हैं, ये जो मोनोलोग होते हैं, जिसमें कि व्यक्ति एक ही चरित्र है और कई सारे चरित्रों से बात करता हुआ दिखाई देता है। आप पाएंगे नीचे लक्षण है किम ब्रवीषित्येवम अवादि विना पात्रम ब्रवीति यत् श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत् स्यादाकाश भाषितम। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अकेला होता है और अकेले ही मानो किसी दूसरे चरित्र की परिकल्पना करके उससे बात करता है। या यूं कहें कि जो सिनेमा में आप फोन पे बात करते हुए देखते हैं, तो जब उसकी शूटिंग हो रही होती है तो व्यक्ति अपने से ही अकेले बात कर रहा होता है, कोई दूसरी आवाज उधर से उनको नहीं आ रही होती है, और उसमें बात करते हुए ऐसी अभिनय से इस प्रकार हम बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि सामने वाला साक्षात किसी और फोन पे बात कर ही रहा हो। तो ये अभिनय है। क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, आना है, अच्छा ठीक है आ जाएंगे। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है, इसमें दूसरा चरित्र हमें सामने नहीं दिखाई देता, लेकिन मंच पर जो चरित्र होता है वो ऊपर से मानो किसी से संवाद कर रहा होता है, और ऊपर से जब वो संवाद कर रहा होता है तो इसका ये अर्थ नहीं कि उस ऊपर में किसी भगवान से वो बात कर रहा होता है, बल्कि नाटक से ही संबद्ध नाटकीय कथानक को आगे बढ़ाने में जिन जिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चरित्रों की संभावना की जा सकती है, ऐसे किसी चरित्र से वह बात करता हुआ प्रतीत होता है, और इस प्रकार वह आकाशभाषितम कहलाता है, जो संस्कृत में ब्रैकेट में इसका निर्देश दिया रहता है। जैसा मैंने मुद्रा राक्षसम का उदाहरण दिया, बार बार आप पाएंगे चाणक्य जो है वो आकाशे लक्ष्यम बद्ध्वा, इसे ब्रैकेट में विशाख दत्त ने लिखा है, यानी चाणक्य आकाश की ओर ध्यान में रख करके और तब किसी से बात कर रहा होता है। या यूं समझिए कएश मयि स्थिते चंद्रगुप्तम अभिभवितुम इच्छति आदि जो संवाद है वो इसी रूप में उसका वो प्रवर्तन वहां पर मंच पर करते हैं। तो इस प्रकार ये आकाश भाषितम है। तो मित्रों देखें कि जो संस्कृत नाट्य साहित्य के जो समीक्षक हैं या हमारे जो लक्षण ग्रंथकार हैं, उन्होंने नाटक के इन सूक्ष्म सूक्ष्म विषयों की ओर ध्यान दिया। चूंकि संवाद मात्र लिखा जाएगा तो उसमें अभिनय
की चर्चा नहीं होगी, लोग उसका अभिनय कैसे करेंगे, उन संवादों की भूमिका क्या होगी, उन संवादों का संबंध किससे है और किस रूप में है, अगर यह नाटकीय निर्देश ब्रैकेट में न दिए जाएं तो फिर उस संवाद का अर्थ नहीं बन पाता। लगता है कि यह संवाद कहां से आ गया। इसीलिए जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे उस समय के जो नाटककार थे मानो स्वयं थिएटरिस्ट थे, स्वयं वो मंच के कलाकार होंगे, इसीलिए ब्रैकेट में वो लिखते हैं अपवार्य जनांतिकम स्वगतम आकाशभाषितम, ताकि जब उसका मंचन किया जाए तो मंचन करते समय जो अभिनेता है वो उसी प्रकार अनुकरण करके संवाद अपने मुंह से निकाले। तो ये कुछ अनिवार्य तत्व थे, और जो जिन अनिवार्य तत्वों की चर्चा की है आज हमने, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष हैं। जो पिछली श्रृंखला में जो चर्चा की थी वो अप्रत्यक्ष था, वो नाटक में निगूढ़ होता है, उनको ढूंढना, उनको निकाल पाना कठिन कार्य होता है। वो विशुद्ध रूप से नाटकीय संविधान का हिस्सा है, वो इस प्रकार अंतर्ग्रथित होता है, इस प्रकार अनुस्यूत होता है कि सामान्य जो पाठक होते हैं, जो सामान्य दर्शक है, उनको उस अर्थोपक्षेपक की जानकारी नहीं मिल पाती, उनको वो अन्य जो विषय हैं उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन आज जिन तत्वों की हमने चर्चा की वो प्रत्यक्ष तत्व हैं, अर्थात नाटकीय संविधान दो रूप में होते हैं, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। तो जो हमने पिछली चर्चा की थी वो अप्रत्यक्ष नाट्य संविधान की, आज जो चर्चा हुई है वो प्रत्यक्ष नाट्य संविधान की चर्चा हुई है, जिसके अंतर्गत सभी हम आप मिलकर के पाते हैं कि सूत्रधार होता है, नटी होती है, या इसी तरह आप कहें कंचुकी होता है, विदूषक होता है। उससे पूर्व हमने चर्चा की नांदी, भरतवाक्य प्रस्तावना की, नेपथ्य की। तो इनकी समझ, इन नाट्य तत्वों की समझ प्रायशः नाटक से संबंध रखने वाले, चाहे वो दर्शक हों चाहे अभिनेता हों, सबका होता है। इसीलिए इन तत्वों की उपेक्षा नाटकों में नहीं होती, तभी हमने इसका शीर्षक बनाया अनिवार्य तत्व। तो मित्रों, अगर इन तत्वों को ध्यान में रख करके आप जानें, पढ़ें, तब नाटक को पढ़ने में, नाटक को समझने में आपको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और तो और नाट्य निर्देशन में रुचि रखने वालों के लिए एक सर्वसुलभ और सामान्य सुविधा उत्पन्न कर देते हैं ये सारे के सारे तत्व। ये तत्व इसलिए भी आवश्यक होता है कि प्रायः जितनी भी विश्वविद्यालयीय परीक्षाएं होती है या प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उनमें इन शब्दों, इनसे संबद्ध दो चार शब्दों पर अतिरिक्त टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं। जैसे विश्वविद्यालय परीक्षा में हो सकता है कि इस वर्ष आपको पूछ दी गई हो टिप्पणी नेपथ्य, विदूषक और कंचुकी। तो मित्रों, इनको बखूबी ध्यान में रखते हुए इनको एक बार पुनः सुन के शायद मैं समझता हूँ आपके लिए ये उपयोगी होगा। आज की यह चर्चा यहीं हम खत्म करते हैं, फिर आगे अन्य विषयों की चर्चा प्रारंभ रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र को, जिनके माध्यम से हमें हर बार कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं इस लेक्चर के संबंध में ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in, और लेक्चर को आप जब यूट्यूब पर देखें वहाँ पर भी आप अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा कर सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।